जय हिंद साथियों। जो 6 मार्च 2024 का टाइम टेबल है, पहले उसको आपको दिखा देते हैं कि 6 मार्च को क्लासेस कौन कौन से समय पर मिलने वाली हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 6 मार्च यानी कि कल का जो टाइम टेबल है वो सुबह 8 बजे आपको सोशल नेटवर्किंग साइट का वीडियो मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट वीडियो होगा। एक ही वीडियो में पूरा पार्ट रहेगा, सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू की जो सीरीज है वो इनके कंप्लीट हो जाने के बाद जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद एक रिवीजन वीडियो आएगा और फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे और आप बताएंगे कि आपके कितने एमसीक्यू जो हैं वो सही हो रहे हैं। तो सुबह माफ कीजिएगा। यूनिट 9 की जो एमसीक्यू सीरीज है वो हम बाद में लाएंगे जब ये थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाला वीडियो मिल जाएगा, तो तैयार रहना है उसके लिए, जो कि कल वीडियो मिलेगा आपको। और कल ही 12:10 पे साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही 3 बजे आपको परीक्षा धाम एमपीजीके का वीडियो आएगा, जो करीब करीब 1 घंटे का होगा, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे एक साथ। तो ये तो रही कल की जानकारी की, कल का टाइम टेबल। कौन कौन से टॉपिक? सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो कि कंप्लीट वीडियो मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी का भी कंप्लीट वीडियो मिलेगा, और एमपीजी के परीक्षा धाम के 2 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो देखो, हम यूनिट 9 परीक्षा धाम से संबंधित ये वीडियो है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसका टॉपिक जो इंटरनेट वाला टॉपिक है आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी कंप्लीट वीडियो आए हैं, तो उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इंटरनेट को देखेंगे और इंटरनेट को भी कंप्लीट करेंगे पूरा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस वर्ष भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। क्या क्या पढ़ेंगे हम इंटरनेट में, तो पहले उसको देख लेते हैं एक बार कि इंटरनेट में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेट में इंटरनेट पढ़ेंगे, क्या होता है, इंटरनेट का इतिहास क्या रहा है, भारत में इंटरनेट, इंटरनेट के घटक क्या हैं, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं, इससे संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है, और संबंधित भाषाएं। साथ ही अभ्यास पुस्तिका को देखेंगे, जिसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इसमें सिर्फ हम थ्योरी पोर्शन देखेंगे, जो कि इंटरनेट टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखो, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, है ना, तो लाइक कर दिया करो। शुरू करते हैं। इंटरनेट का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पल भर में भेज सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव हुआ है? इंटरनेट के द्वारा संभव हुआ है। इंटरनेट की उपयोगिता के कारण इस युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। तो संचार क्रांति का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरनेट के कारण इसे कहा जाता है। अमेरिका के जो बिंट ग्रे सर्फ हैं, इनको इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अमेरिका के बिंट ग्रे सर्फ को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के इतिहास की, तो इसको आप समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर और अच्छे से दिखे। क्या हुआ, अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में अर्पानेट का विकास किया गया था। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ? अर्पानेट का हुआ। और किसने किया? अमेरिका के डिफेंस विभाग ने किया था। कब किया था? 1969 में किया था। अर्पानेट जो है वो विश्व का पहला नेटवर्क माना जाता है। तो विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा है? अर्पानेट है। और 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा डब्ल्यू के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम दिया है। तो डब्ल्यू का आविष्कार कब हुआ? 1989 में। और किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, टिम बर्नर्स ली। इसका आविष्कार किया इन्होंने, डब्ल्यू का आविष्कार किया है, जो कि इंटरनेट को एक नया आयाम प्रदान करता है। 1989 में ही टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का विकास किया। तो HTML का विकास किसने किया पूछा जा सकता है, तो टिम बर्नर्स ली इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? टिम बर्नर्स ली। और डब्ल्यू का विकास किसने किया, तो उसका भी सही आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। कब किया गया? 1989 में किया गया है। अब हम आते हैं आगे।
भारत में इंटरनेट की बात करें तो भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेशी संचार निगम लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हम भारत में जो है देख रहे थे कि भारत में इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, तब हमने देखा था कि 1995 में बीएसएनएल ने सर्वप्रथम भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली भारत में इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान है। तो सबसे पहले कौन से संस्थान ने भारत में इंटरनेट का उपयोग किया था? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारत में जो फ्री ईमेल सेवा है ना, भारत में फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया को माना जाता है। भारत में फ्री ईमेल सेवा के जनक किसे माना जाता है? सबीर भाटिया को माना जाता है, जो कि किसके जनक थे? हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया। और 1996 में भारत का पहला इंटरनेट कैफे जो है वो मुंबई में खोला गया था। प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि हॉटमेल के जनक कौन है? सबीर भाटिया हैं। भारत में फ्री ईमेल की शुरुआत किसने की? सबीर भाटिया ने की। भारत में पहला इंटरनेट कैफे कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया। भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन जो है rediff.com था। पंजीकृत पहला जो वेबसाइट डोमेन है कौन सा है? rediff.com, जिसका पंजीकरण 1996 में किया गया था। मार्च 1997 में नौकरी.com की एक वेबसाइट जारी की गई भारत में। कौन सी? नौकरी.com की एक वेबसाइट जारी की गई। और 1999 में वेब दुनिया नाम से वेबसाइट बनाई गई, जो कि हिंदी में थी। तो वेब दुनिया किस नाम से थी? वेब दुनिया वेबसाइट जो थी वो हिंदी में थी। किस भाषा में थी? हिंदी में थी। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट की। तो इंटरनेट के घटक में पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं। इंटरनेट के ये घटक हैं कौन कौन से? पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की कार्यप्रणाली की बात करें तो क्या है? जब भी कोई कंप्यूटर यूजर इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है। क्या है? बिना इंटरनेट कनेक्शन के ना इंटरनेट चलेगा थोड़ी। तो क्या करना होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, हमें उनसे कनेक्शन लेना पड़ता है, तब जाके हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। और यूजर कनेक्शन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इनको हम पहले ही देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इनको एक एक करके सभी को देखा था। डायल अप कनेक्शन होता है, लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है, ISDN कनेक्शन होता है, ब्रॉडबैंड, DSL कनेक्शन, जिससे पहले भी क्वेश्चन आया है, DLS कनेक्शन से इससे पहले क्वेश्चन आया है, वायरलेस कनेक्शन और उपग्रह कनेक्टिविटी। समाचार पन्नों से बात करें तो वर्ष 2022 के सियोल शांति पुरस्कार टिम बर्नर्स-ली को प्रदान किया गया है। तो 2022 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? टिम बर्नर्स-ली को प्रदान किया गया है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देख लेते हैं। इंटरनेट के अनुप्रयोग क्या हैं? देखो, इंटरनेट का जो प्रयोग है ई कॉमर्स में होता है, ई गवर्नेंस में भी हो रहा है, ईमेल भेजने के लिए, ई मेडिसिन में भी हो रहा है, शेयर मार्केट में, सोशल नेटवर्किंग साइट में, ई बैंकिंग, ई न्यूज, ई बुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मनोरंजन, यात्रा, इन सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है कहीं ना कहीं। इंटरनेट से संबंधित प्रमुख संगठनों की बात कर लेते हैं। तो IETF जो है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है, इसकी स्थापना जो है 14 जनवरी 1996 को की गई थी। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई? 14 जनवरी 1986 को हुई। और ISOC इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें तो यह भी एक संगठन है, इंटरनेट सिक्योरिटी, जिसकी स्थापना 1992 में की गई है। कब की गई है? 11 दिसंबर 1992 को। IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड जो है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। कब हुई है? 1989 में, सॉरी 1979 में हुई है, 1979 में। WC3 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सभी संगठनों में। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3 है जो, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और C लगा हुआ है, इससे कंसोर्टियम बनता है। इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1994 को की गई थी। इसको अभी विस्तार से भी आगे समझेंगे। ICANN की बात करें तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर
असाइनेड नेम एंड नंबर जो है 1998 में इसकी स्थापना की गई है। WC3 की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1994 को। अब हम इंटरनेट से संबंधित प्रमुख शब्दावली और मूल सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो देखो, इंटरनेट से संबंधित जो सिद्धांत और मूल शब्दावली में हमें देखना है आईपी एड्रेस, यूआरएल क्या होता है, वेब सर्वर, मैक एड्रेस, वेब ब्राउजर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुकीज, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन, डोमेन नेम सिस्टम और बुकमार्क, इन सभी को देखना है एक एक करके। अब हम इनको समझते हैं। क्या होता है आईपी एड्रेस? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस इसी को कहते हैं, अंकीय पता। यह पता आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। तो ये कौन देता है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वो एक आईपी एड्रेस देता है जो कि विशेष अंकीय पता होता है कंप्यूटर की पहचान के लिए। आईपी एड्रेस कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अगर किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस दिया जा रहा है तो उसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहेंगे, और अगर किसी कंप्यूटर को हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक कहते हैं। मतलब जब बदल बदल के दिया जाएगा तो डायनामिक, और जब स्थायी रूप से दिया जाएगा तो स्टैटिक। IPv4 इससे क्वेश्चन आया है पहले, है ना। तो देखो, IPv4 जो है इसमें 0 से 255 अंकों तक के 4 सेट होते हैं, और इसमें 32 बिट का प्रयोग किया जाता है, और इसमें डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है 173.255.0.14। तो इसमें डॉट से द्वारा अलग किया जा रहा है, और 32 बिट का प्रयोग है, यानी कि 4 बाइट का प्रयोग है। इसमें 4 सेट हैं, 173 एक सेट हो गया, 255 एक सेट हो गया, 0 एक सेट हो गया, और 14 एक सेट हो गया। इसमें 0 से 255 तक अंक हो सकते हैं। कितने अंक हो सकते हैं? 0 से 255 तक अंक हो सकते हैं। सर, इतना डिटेल में जानने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। IPv4 ऐसे पूछा जाता है सीधे, IPv4 में कितने अंक हो सकते हैं? तो 0 से 255 हो सकते हैं। पूछा जाता है IPv4 में अंकों के कितने सेट होते हैं? तो 4 सेट होते हैं। IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने बिट होते हैं? तो 32 बिट होते हैं। बाइट पूछी जाए तो 4 बाइट होते हैं। IPv4 में अंकों को कैसे अलग किया जाता है? तो डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। IPv IPv6 में 128 बिट होते हैं और का प्रयोग किया जाता है, जिसके 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। इन्हें कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। तो देखो, इसमें क्या होता है, 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। ये जो आप उदाहरण देख पा रहे हो, ये IPv6 का उदाहरण है। इसको किससे अलग किया जा रहा है? ये कॉलन बने हुए हैं बीच बीच में, इनको कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये इसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब की। इसका विकास जेनेवा में फिजिक्स रिसर्च लैब सर्न में 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं, जो हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रमुख भाग में वेबसाइट, वेब पेज, ब्राउज, सर्च इंजन और URL आते हैं। अब बात करते हैं URL की। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है? एक तो इसका आपको नाम याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है। वेब पेज का नाम URL के माध्यम से ही दिया जाता है, और URL वेब पेज का एक यूनिक पता होता है, जिससे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। URL यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। जो URL होता है ना, वो क्या करता है, यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये प्रोटोकॉल है। ये जो HTTP कॉलन और सेमीकोलन 2 लिख रहे हैं ना, है ना, जो WWW है वो सब डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब डोमेन कहलाता है। और जो ये जैसे परीक्षा धाम है ना, ये मेन नेम एड्रेस है ना, ये परीक्षा धाम है, ये रूट डोमेन है। और टॉप लेवल डोमेन कौन कहलाता है? ये जो .com लगा हुआ है, ये टॉप लेवल डोमेन है। और इसके बाद जो कुछ भी लगा हुआ है ना, वो एब्सोल्यूट पाथ है। क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। URL के भाग निम्नलिखित होते हैं। तो पहला है HTTP।
यह एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जहाँ से यूआरएल की शुरुआत होती है, एचटीटीपी यूआरएल की शुरुआत होती है। फिर एक होता है डोमेन नेम, किसी वेबसाइट को सर्च करने का जो आवश्यक भाग होता है ना, उसको डोमेन नेम कहते हैं। होस्ट नेम, यह डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है। और एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, डोमेन नेम के बाद जो फाइल या पेज का नाम लिखा होता है उसको ही कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेब पेज की। देखो, HTML भाषा में लिखा गया दस्तावेज ही वेब पेज कहलाता है। HTML जो लैंग्वेज है उसके द्वारा क्या वेब पेज का निर्माण होता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनामिक। HTML भाषा में लिखे गए ऐसे पेज जिसे यूजर केवल पढ़ सकता है, उसे एडिट नहीं किया जा सकता है, उसे स्टैटिक कहते हैं। और जिसे एडिट किया जा सकता है उसे डायनामिक कहते हैं। वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर में वेबसाइट सूचना वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता कैसी होती है? उच्च होती है। वेबसाइट की बात करें तो वह स्थान जहां पर वेब पेज स्टोर करके रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, वेब पेज जो है वो स्टोर करके रखे जाते हैं। देखो क्या है, जब तक आप वेबसाइट नहीं डालोगे ना, वो वेब पेज नहीं खुलता है। इसीलिए वेब पेज जहां स्टोर करके रखे जाते हैं ना, उसको वेबसाइट बोलते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो होता है वो होम पेज कहलाता है। ये कई बार पूछा गया है। सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर उपलब्ध होती है। तो जो वेब सर्वर होते हैं ना, उस पे सारी की सारी वेबसाइट उपलब्ध होती हैं। कोई सी भी वेबसाइट डालोगे आप तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। क्या होता है मैक एड्रेस? इसका जो पूरा नाम है मैक एड्रेस का, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसे फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। यह यूनिक और हर सिस्टम में अलग अलग होता है। सामान्यतः इसमें 48 बिट होते हैं। इसको आपको याद रखना है कि मैक एड्रेस में 48 बिट होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इंटरनेट से जुड़ा कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट 2007, आई क्लाउड एप्पल 2011, गूगल ड्राइव मेघराज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 2014 है, वो क्या है, एक क्लाउड सर्विस हैं सब सारी की सारी। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? एक तो इजी डाटा एक्सेस है, लार्ज स्टोरेज है और लेस प्राइस है इसमें। क्या होता है वेब ब्राउज़र? हम वेब ब्राउज़र देख लेते हैं। देखो, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जाता है। तो वेब ब्राउज़र पर ही तो सब कुछ सर्च करते हैं हम, जो गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी, ओपेरा, मोजिला फॉक्सफायर, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो गया। ये सब क्या है? ये वेब ब्राउज़र हैं। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड के जरिए ढूंढने में मदद करता है। जैसे गूगल, याहो, विंग, डक डक गो, आस्क विंग, ये क्या है? सब सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे IoT कहा जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से किए जाते हैं। IoT अवधारणा का श्रेय केविन एस्टोन को दिया जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक कौन कहलाते हैं? केविन एस्टोन। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को लागू किया है। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2014 में लाई गई थी। कब लाई गई है? 2014 में। कुकीज, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ब्राउज़र के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल का कुछ डाटा सेव कर लिया जाता है। इन्हीं सेव किए गए डाटा को कुकीज कहते हैं। जैसे आप कुछ डाटा डिलीट कर देते हो ना, सर्च करने के बाद उसको हिस्ट्री को डिलीट कर देते हो, लेकिन जो कुकीज में शामिल हो जाता है ना, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। यह पहले विजिट की गई वेबसाइटों की जानकारी रखता है, जिससे अगली बार जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वह आसानी से ओपन हो जाती है। ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर फाइल कुकीज होती है। डोमेन नेम प्रणाली की बात करें, डोमेन नेम सिस्टम, तो इंटरनेट की दुनिया में
जब भी हम कुछ जानकारी सर्च करते हैं तो हमें एक ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत होती है, और उस वेबसाइट या ब्लॉग का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी को डोमेन नेम कहते हैं। पूर्ण डोमेन नेम अधिकतम 255 अक्षरों तक का हो सकता है। डोमेन नाम को सर्च करके कोई भी यूजर आसानी से किसी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। पूर्ण डोमेन नेम के दो भाग होते हैं, एक तो होस्ट नेम होता है और दूसरा होता है डोमेन नेम। जैसे www.parikshaadham.com है ना, इसमें जो www है ये है होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या है? www है। और जो परीक्षा धाम है ये क्या है? सर्वर नाम है। और जो .com है ये संगठन को दर्शाता है। डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल डोमेन नेम और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। देखो, ज्योग्राफिकल डोमेन जो होता है, इस डोमेन नेम में एक दो अक्षर का एक कोड देश के नाम को प्रदर्शित करता है। जैसे भौगोलिक में होता है, किस क्या होता है इसमें? भौगोलिक से संबंधित है। INN इंडिया को बता रहा है, IT इटली, IL इजराइल, US यूनाइटेड स्टेट, JP जापान। तो इसमें क्या होता है? किसी जगह विशेष की बात होती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन है ना, इसमें क्या होता है? संस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे इनको भी याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। .gov ये किस लिए है? सरकारी संस्थाओं के लिए है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। .com तो कॉमर्शियल ग्रुप के लिए। .mil मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .int इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए प्रयोग होता है। तो इनको भी याद रखना है। बुकमार्क की बात करें, जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। देखो, जब आप इंटरनेट चलाते हो ना, तो आपको एक ऐसा बॉक्स सा मिलता है इस प्रकार का, तो उसको ही बोलते हैं बुकमार्क। क्या होता है? जैसे आप किसी वेबसाइट को बार बार सर्च करना है ना, तो हम उसे बुकमार्क कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें उसको सर्च करना पड़े ना, तो हम अपने बुकमार्क पे जाएं और सीधे उसको सर्च कर सकते हैं। बुकमार्क पेज के लिए सुरक्षित किया गया लिंक होता है, और इसे Ctrl+D गूगल क्रोम में किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? Ctrl+D का होता है। बुकमार्क से जुड़ने की जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार है। अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को ओपन करें, ऐसी साइट पर जाएं जिस पर आप अपने आने वाले समय में कई बार विजिट करना चाहते हैं, ओपन करें। एड्रेस बार की दी गई दाईं तरफ स्टार आइकॉन पर क्लिक करें। कभी कभी स्टार आइकॉन भी बना होता है बुकमार्क के लिए। अब हम एग्जाम हेल्प की बात कर लेते हैं। सरफेस वेब क्या है? सरफेस वेब। सरफेस वेब में क्या शामिल होता है? सरफेस वेब कोई भी ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। इसकी सहायता से हम प्रतिदिन के आवश्यक कार्य कर सकते हैं। किसके द्वारा? सरफेस वेब के द्वारा। इसके लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सरफेस वेब के लिए। डीप वेब की बात करें तो डीप वेब को एक्सेस किया जा सकता है, परंतु इसके लिए हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड का होना अनिवार्य है। डीप वेब का उपयोग सरकार या बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब को आसानी से ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब का प्रयोग हैकर गलत काम को अंजाम देने के लिए करते हैं। इसके लिए TOR द ओनियन राउटर वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजरों की। तो हमें अलग अलग वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सबको देखना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको देख लेना है। देखो, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमें इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा हम वर्ल्ड वेब पर पहुंच सकते हैं। समाचार पन्नों से बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, उसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2022 में बंद कर दिया गया। अब हम कुछ वेब ब्राउजरों को देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला जो वेब ब्राउजर है वो है मोजेक। क्या है? पहला वेब ब्राउजर है मोजेक। मोजेक ब्राउजर इसको कहते हैं। इसका जो आइकॉन है कुछ इस प्रकार से वो देखने को मिलता है, और इसका जो कंपनी है मार्क एंडरसन कंपनी है। इसके स्वामित्व की पेरेंट कंपनी जो है मार्क एंडरसन है। मोजेक ब्राउजर की जो स्थापना सन है वो 1993 है, और यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। कैसा है? मोजेक ब्राउजर जो है वो पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। नेट एस्केप नेविगेटर की बात करें तो इसका लोगो कुछ इस प्रकार से होता है, और AOL ग्लोबल ऑपरेशन LTD कंपनी जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है। 1994-2008 इसका वर्ष माना जाता है, और एक घरेलू उपयोग के लिए बनाया गया था नेट एस्केप नेविगेटर। एक और महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर है जो कि बहुत चर्चा में रहा है पहले, ओपेरा। कौन सा? ओपेरा, जिसका इस प्रकार का लोगो हुआ करता था।
ओपेरा कंपनी ही इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और 1995 में ये लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये शामिल था और 15 जून 2022 को ये बंद कर दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोजुला फायरफॉक्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में चलने वाला सबसे मोस्ट लोकप्रिय जो है ये वो है वेब ब्राउज़र है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है मोजुला है। ये विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करता है। यूसी ब्राउज़र की बात करें तो यूसी ब्राउज़र यूसी कंपनी के स्वामित्व में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामित्व वाली यूसी ब्राउज़र कंपनी ने किया था। सफारी की बात करें तो ये एप्पल कंपनी का है। किसका है सफारी? एप्पल कंपनी का है। कुछ इस प्रकार का इसका लोगो होता है। 2003-4 में इसको लॉन्च किया गया। इसका उपयोग आईफोन या आईपैड में किया जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल किया गया है। गूगल क्रोम भी जो है एक वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, और गूगल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2008 में ये लॉन्च हुआ है। विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। एपिक ब्राउज़र की बात करें तो हिडन रिफ्लेक्स जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एपिक ब्राउज़र की। 2010 में एपिक ब्राउज़र लॉन्च हुआ और भारत का पहला वेब ब्राउज़र है एपिक ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट कंपनी है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित रूप है। अन्य ब्राउज़र में टार्च ब्राउज़र शामिल है, आयरन ब्राउज़र और स्लिमबोट और क्लो जो है वो इसमें शामिल है। तो इन वेब ब्राउज़र को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मोजेक ब्राउज़र की बात की थी, जो कि पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र है और मार्क एंडरसन इसकी स्वामित्व कंपनी है। फिर नेटस्केप नेविगेटर को देखा, जो घरेलू उपयोग के लिए बनाया गया था, और AOL ग्लोबल ऑपरेशंस LTD कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है। ओपेरा जो कि ओपेरा कंपनी इसकी पेरेंट्स है और 1995 में इसका गठन हुआ था। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का है और यूसी ब्राउज़र जो है वो अलीबाबा की यूसी कंपनी का है। किसका है? अलीबाबा की यूसी कंपनी का है। एक जो आपको याद रखना है विशेष रूप से, वो है गूगल क्रोम, जो कि गूगल कंपनी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। अब हम आते हैं सर्च इंजन पे। देखो सर्च इंजन ना, जैसे वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसी प्रकार से सर्च इंजन भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो मौजूद जानकारियां हैं कीवर्ड के जरिए उनको खोज के आपको देते हैं। सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉलर, डायरेक्ट स्ट्रीस, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। ये 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको इनके प्रकार भी याद रखने हैं। क्रॉलर, डायरेक्ट्रीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन। कॉलर सर्च इंजन क्या होते हैं? इसमें वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। यह नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन है। क्रॉलर सर्च इंजन में गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो और आस्क इसके उदाहरण हैं। वहीं डायरेक्टरी सर्च इंजन में इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूचना दी जाती है, जैसे ब्लोगारामा और नाइन साइट। हाइब्रिड सर्च इंजन यह क्रॉलर और डायरेक्टरी का मिश्रण है। इसमें गूगल और याहू आता है। मेटा सर्च इंजन, यह सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाता है। डॉगपाइल और मेटेक्रेवलर जो है वो इसके उदाहरण हैं। अब हम प्रमुख सर्च इंजनों को देखने वाले हैं। हमारा जो पहला सर्च इंजन है, सबसे पहला सर्च इंजन है आर्ची। कौन सा है? आर्ची, जो कि सन 1990 में लॉन्च हुआ और ये किस देश के द्वारा? USA के द्वारा लॉन्च हुआ था। AOL.com जो है वो AOL इसका ये आइकॉन है और 1983-2009 में लॉन्च हुआ है, ऐसा माना जाता है। याहू बहुत चर्चा में रहा, 1994 में ये लॉन्च हुआ। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? USA के द्वारा लॉन्च किया गया। नेटस्केप 1994 में USA के द्वारा, और वेबोपीडिया जो है 1996 में USA के द्वारा। ask.com जो है वो 1996 में, गूगल जो है वो 1998 में। तो ये आपको याद रखना है, गूगल जो है 1998 में लॉन्च किया गया था। यानडेक्स 2000 में रूस के द्वारा, और जो बायडू है वो 2000 में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। खोज जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है 2004 में। कब? खोज। गुरुजी सर्च इंजन
भारत के द्वारा 2006 में, और डकडगो जो है वो 2008 में यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिंग जो है वो 2009 में यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। चाचा.com यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। यिप्पी 2010 में, ओस्कोबो 2015 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, गुड गोफर ये 2015 में लॉन्च किया गया, और ओमनिटी जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया है। इनके सभी के नाम तो आपको याद ही रखने हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ अन्य सर्च इंजन को देख लेते हैं। तो डॉगपाइल कोकोरिको फ्रांस का है, शोरबा अफगानिस्तान का, रफ्तार भारत का, और हॉटबूट जो है वो यूएसए का है। अन्य भारतीय सर्च इंजनों में खोज है ना, 123 इंडिया.com, हिंदुस्तान, इंडिया इंडेक्स, रेडिफ, लोकेटे इंडिया, इंडिया इन्फो, भारत सीख, इंडिया इंडिया टोज और सोले, ये क्या है? भारत के सर्च इंजन है। ईमेल की बात करते हैं अब। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि आप इसका दोबारा से रिवीजन कर लेना, है ना। तो कुछ चीज़ों का रिवीजन हम छोड़ देते हैं क्लास में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आप देख लेंगे दोबारा से वीडियो को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे आप कर लेंगे रिवीजन। इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का एक प्रमुख साधन है ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत हाई लेवल पर इसका प्रयोग होता है। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज को भी भेजा जा सकता है। इसका जो आविष्कार है रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया है। और 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी BA सेवा अदुरवई को आधिकारिक रूप से ईमेल खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी है। भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा जो है वो hotmail.com शुरू की गई थी, जिसका निर्माण सबीर भाटिया ने किया है, और यही इसके जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित ईमेल सुविधा उपलब्ध करने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो जीमेल हो गई, रेडिफ मेल हो गई, एओ मेल, जोहो मेल, सेंड ग्रिड मेल, एंडेक्स, याहू मेल, हॉटमेल, प्रोटॉन मेल, आई क्लाउड मेल, इंडिया टाइम्स और आउटलुक, ये क्या है? ईमेल सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। ईमेल एड्रेस के भाग होते हैं अलग अलग, तो उनको देख लेते हैं कि किस भाग को क्या कहते हैं। देखो जो ईमेल का पहला भाग होता है ना, ईमेल का पहला भाग होता है, इसको यूजर नेम कहते हैं, और दूसरा भाग कहलाता है डोमेन नेम कहते हैं, जिसे @ के द्वारा अलग किया जाता है। तो उदाहरण के लिए ये लिखा है praveen2fast@gmail.com, तो इसमें जो praveen2fast है ना, ये यूजर नेम है, और जो gmail.com है ना, ये डोमेन नेम है। ईमेल की विशेषता क्या होती है? ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूरी से भी आसानी से भेज सकते हैं, और ईमेल में संदेश के साथ डाटा, फाइल, वीडियो, फोटो, PDF एवं अन्य डॉक्यूमेंट भी भेजे जा सकते हैं। और ये साथ ही ये बहुत सस्ता माध्यम है। कैसा है? सस्ता है। ईमेल में मैसेज के भाग होते हैं। एक तो होता है फ्रॉम, जब आप ईमेल करेंगे किसी को तो लिखा रहेगा फ्रॉम, जो व्यक्ति मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाता है फ्रॉम में। और टू में, जो व्यक्ति ईमेल रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस इस सेक्शन में मिलता है टू में। CC, इसका अर्थ कार्बन कॉपी होता है। जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता है, लेकिन यूजर चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम रहे, तो इसके लिए उसका एड्रेस CC में लिखा जाता है। BCC, इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यूजर कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए, तो BCC का उपयोग करते हैं। एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट, यह मेल का विषय है जिसमें आपको किस बारे में मेल भेजना है यह बताना होता है। मेल बॉक्स और उसके भाग, तो मेल बॉक्स वह स्थान है जहां सभी प्रकार के ईमेल को व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। एक होता है ड्राफ्ट। आप ईमेल खोल के ना, अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल में जीमेल को खोलें और उसको देखना है अच्छे से। ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करने के बाद भेजा जा सकता है। ट्रेस, डिलीट किए गए जो ईमेल हैं वो ट्रेस में चले जाते हैं, है ना, एक ही बार में डिलीट नहीं होते हैं। आउटबॉक्स, फेल या अनसेड ईमेल जो होते हैं वो आउटबॉक्स में होते हैं। और स्पैम, जंक या अवांछित ईमेल जो होते हैं वो स्पैम के रूप में आते हैं। ईमेल से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो स्पैम,
ईमेल में आए अवांछित संदेश को स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ईमेल से अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है। कितने MB की? 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। और ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। किस सर्वर पर? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल भेज सकता है अटैचमेंट के साथ। और इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। और रोबोट टूल के जरिए किसी को अधिक संख्या में ईमेल भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटिंग संसाधनों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नेटवर्क पर एक ऐसी सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के डिलीवरी मॉडल शामिल होते हैं। एक तो होता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस यानी कि बुनियादी हार्डवेयर। दूसरा होता है पास प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस यानी कि प्लेटफॉर्म। और दूसरा होता है सास सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस होती है। सास जो होता है ना, इसी को ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। और वस्तुतः सास एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है जिसमें सेवाओं का मेजबान होस्ट एक क्लाइंट सेवा प्रदान करता है। सास का एक सरल उदाहरण ऑनलाइन ईमेल सेवा जिसे जीमेल, हॉटमेल इत्यादि कह सकते हैं। विगत वर्षों में आयोग के जो इर्द गिर्द क्वेश्चन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो गूगल के निर्माणकर्ता लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन हैं। कौन है गूगल के निर्माणकर्ता? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को गूगल के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। HTTP का पूर्ण रूप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। WWW आविष्कार के जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थापित किया गया है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। क्या है गूगल क्रोम? एक वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन। प्रथम वेब ब्राउज़र मोज़ेक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम वेब ब्राउज़र मोज़ेक है। हैकर्स को लुभाने के लिए प्रलोभन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हनीपॉट सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो क्या होता है, हैकर्स को लुभाने के लिए प्रलोभन के रूप में जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है ना, उसको हनीपॉट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हनीपॉट सॉफ्टवेयर। इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रमोशन प्राइस प्रोडक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। और प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़ेक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। किस पर? पोर्ट नंबर 25 पर संचालित होता है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से इंटरनेट वाला जो टॉपिक था ना, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इसके MCQ लगाने की। तो MCQ अभी इसलिए नहीं लगा रहे हैं किसी भी टॉपिक के। पहले टॉपिक के हमने MCQ लगाए हैं, इसका एक वीडियो पहले आया है। उसके बाद जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ना, तो उनके हम MCQ अभी नहीं लगा रहे हैं। जैसे ही थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप इनको वीडियो को देख चुके होंगे, उसके बाद MCQ सीरीज अलग से आएगी यूनिट 9 की, तो उसके वीडियो भी आपको देख लेने हैं अलग से। तो ये वीडियो इतना ही था जिसमें हमने इंटरनेट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट मिलेगा। तो प्रत्येक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये उपयोगी है। ये अच्छी बात है कि आपके लिए एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट मिल रहा है, तो आपको देख लेना चाहिए। इस वीडियो में हमने इंटरनेट टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल का हम टाइम टेबल एक बार फिर आपको बता देते हैं कि कल सुबह 8 बजे आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाला वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आपको देख लेना है। साथ ही दोपहर में 12 बजे साइबर सिक्योरिटी वाला वीडियो मिल जाएगा। और दोपहर में 3 बजे जो है वो MPG के परीक्षा धाम का वीडियो मिलेगा, जिसे आपको देख लेना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।